हेलो क्लास 10। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर को हम हिंदी मीडियम में समझेंगे और मेन पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कहा गया है। और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर जो एक वर्ड दे रखा है हमें, क्या है वो? नेशनलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। तो इसका मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे दे रखा है फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स द कंट्री। जो नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे देश के प्रति हमारी जो एक सच्ची देशभक्ति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। कि हम कहते हैं ना, एक बॉर्डर वाली मूवी सुनील शेट्टी का डायलॉग है ना, ये धरती मेरी माँ है। तो वाली चीज जो होती है वो क्या है? राष्ट्रवाद है। मतलब अपने देश के प्रति जो हमारा लगाव है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, तो ये तो है राष्ट्रवाद का मतलब। लेकिन यहाँ पे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से आती है, कौन लेके आता है, कैसे कैसे शुरुआत होती है, उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1848 के अंदर चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें एक यहाँ पे इस तरीके की फिगर दे रखी होगी, यहाँ पे इमेज दे रखी है। और उस इमेज को किसने बनाया है? तो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, कलाकार हैं। और उस इमेज का नाम क्या है? द पैक्ट बिटवीन द नेशन। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे जो है राजा महाराजा के सोने, मुकुट, जेवरात वगैरह बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो क्या की चीज को शो करता है? फ्रीडम को, कि हमें क्या पसंद है? आजादी। और जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो राजा महाराजा के उन अमीर चीजों को छोड़ के आजादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उस चीज को देख के उनके जो भगवान ईसा मसीह हैं बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने बता रखा है कि जो जब अगर कोई भी इंसान अगर अपनी लालच को छोड़कर, अब किसी भी तरीके की लालच, सोने चांदी वगैरह किसी भी तरीके की लालच को अगर छोड़कर अपनी फ्रीडम की तरफ मूव करता है तो भगवान भी उस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये फ्रीडम कैसे डेवलप हुआ था इस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यूरोप के अंदर अगर नेशनलिज्म आया है तो कहीं ना कहीं से तो देख के आया होगा कि हाँ इन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। वो कहाँ से देख के आया है? तो फ्रेंच से देख के आया। फ्रेंच के लोगों ने सबसे पहले रेवोल्यूशन किया था, क्रांतिकारी पैदा की थी। ठीक है, तो ये कब की थी? 1789 से पहले की बात है। 1789 से पहले वहां पर क्या था? मोनार्की था, राजतंत्र था। मोनार्की का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी भी देश या राज्य के अंदर जब राजा का नियंत्रण होता है, द कंट्रोल बाय द किंग, उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे हम देखेंगे तो हमारे पास ऐसे इंडिया के अंदर पृथ्वीराज चौहान है, अकबर है, शेरशाह सूरी था, बाबर था, कई सारे यहाँ पे राजा आए हैं। और कौन सारे राजाओं ने हम पे क्या किया है? राज किया है। उनके हिसाब से कोई भी कानून बना तो उनके हिसाब से बनाना, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इस कंट्री को यहाँ पे चलाया था, रेगुलेट किया था। तो वो क्या होता है? राजतंत्र। जब किसी कंट्री को जब कोई राजा वर्क करवाता है, रेगुलेट करवाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनार्की, राजतंत्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1789 के बाद से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि शक्तियां राजतंत्र से आम जनता के पास चले गई थी। जब फ्रेंच के लोगों को आजादी पसंद आई कि हाँ आजादी क्या होता है, उसका मतलब समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया? रेवोल्यूशन किया, क्रांतिकारी की। उससे क्या हुआ कि जो पावर पहले राजा के पास होती थी, राजतंत्र के पास होती थी, वो अब किसके पास भेज दी गई? राजतंत्र से किसके पास चली गई? आम जनता, लोकल सिटीजन्स, कॉमन सिटीजन्स के बीच में चली गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमसे इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे है नई फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा। तिरंगा मतलब वो इंडिया वाला तिरंगा नहीं, ट्राई कलर, जिसमें 3 रंग होते हैं। आज के टाइम पे देखोगे ना, फ्रांस के अंदर 3 कलर होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है? फ्रांस के अंदर नया झंडा क्रिएट किया गया है। पहले यहाँ पे क्या थे? हर एक अलग अलग राजा के हिसाब से अलग अलग उनकी थिंकिंग थी, वो अपने झंडा क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर जब फ्रांस के लोगों ने सब एक यूनिटी बनाई तो उन्होंने क्या बोला कि चलो हम एक पूरे फ्रांस का एक यूनिक झंडा क्रिएट करेंगे। उन्होंने 3 कलर का एक झंडा क्रिएट किया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रभाषा कर दी गई। फिर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे अलग अलग कई सारे अगर
डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक नेशनल लैंग्वेज हम फ्रेंच के अंदर एक नेशनल लैंग्वेज क्रिएट करेंगे, और वो कौन सी थी? फ्रांसीसी लैंग्वेज थी। कौन सी थी? फ्रांसीसी फ्रेंच लैंग्वेज थी। फिर उन्हें अपने देश का एक राष्ट्रगान भी बनाया, उन्होंने राष्ट्र बनाया, फिर शपथ ली उस चीज की। फिर एक चीज यहाँ पर है, स्टेट जनरल का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? स्टेट जनरल का चुनाव किया, लेकिन किसकी मदद से किया उन्होंने? सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक का मतलब लोकल सिटीजन। जैसे कि आज के टाइम पे जब भी कोई इलेक्शन होता है तो वहां पे वोट कौन करता है? लोकल सिटीजन करते हैं, आम नागरिक करते हैं। ठीक है, वैसे ही उस पे 1789 के बाद सबसे पहली बार स्टेट जनरल के अंदर लोकल सिटीजन्स ने यहाँ पे इलेक्ट किया था वहां के मेंबर्स को, वरना उससे पहले क्या था? राजतंत्र था। राजा ने बोला कि भाई चलो आज तुम सेनापति बन जाओ, आज तुम ये बन जाओ, तुम्हारा मन ये है तो ये कर लो, हम तुम्हें ये बनाना चाहते हैं, और अगर इंसान का मन हो या ना हो उससे कोई मतलब उसको नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि पहली बार 1789 के बाद इस जनरल मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था, वोटिंग हुई थी, और किसने किया था उसको इलेक्ट? लोकल सिटीजन, सक्रिय नागरिक, आम जनता ने किया था। फिर स्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। क्या नाम रख दिया उसका? स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। तो इतने सारे यहाँ पे चेंजेस आए थे रेवोल्यूशन के बाद। और फिर यहाँ से क्या है कि जब वहाँ के सारे लोग एकदम फ्रीडम हो गए, मतलब आजाद हो गए, तो वहाँ की जो सेना थे, फ्रेंच की आर्मी थी, उन्होंने ढिंडोरा पीट पीट के यूरोप में ढोल लेके चलते गए, चलो चलो आजादी मिल गई हमें, देखो हमने क्या क्या किया था, हमें कैसे कैसे आजादी मिली, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी आजादी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़े खुश थे, लेकिन यहाँ पर एक झक्कास एंट्री लेता है कौन? हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है और एक साथ में सिविल कोड पास करता है। सिविल कोड जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में इसका नाम है नेपोलियन की संहिता, जो कब लेके आया? 1804 के अंदर लेके आया। कब लेके आया? 1804, 1804 के अंदर। अब ये क्या क्या इसके अंदर लॉज थे, क्या कानून थे? तो इसका सबसे पहला कानून था कि कानून के लिए सभी समान। अब फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन थोड़ी सी डाइवर्सिटी तो होती है ना, कि तू ऐसा है तू वैसा है, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव की तरीके से होती है। तो यहाँ पर इन्होंने, नेपोलियन ने क्या बोला कि कानून के लिए सभी समान होंगे, कोई छोटा बड़ा मोटा काला कुछ नहीं होगा, सबके लिए कैसा होगा? इक्वली राइट्स होंगे। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा। सेकंड पॉइंट हमसे क्या है? संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। पहले के टाइम पे क्या था? राजतंत्र के टाइम पे भाई तुम्हारी संपत्ति है, राजा को पसंद है, चल गए ले वापस से मुझे दे। ठीक है, तो राजा ने उससे संपत्ति छीन ली। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन ने क्या बोला कि यहाँ पे तुम अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार तुम्हें है, तुम चाहो तो दो या मत दो। ठीक है, दफा कर दो उसको वहां से। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है यहाँ पे कुछ बड़े बड़े चर्च के लोग टाइप होते थे, ठीक, और यहाँ पे बेचारे एक होते थे गरीब लोग। यहाँ पे गरीब लोग होते थे, तो जो गरीब पीसेंट्स जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, और ये हमारे ऊपर अमीर लोग होते हैं। तो ये क्या होता है? जो फार्मर्स पीसेंट्स होते हैं ये खेती बाड़ी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, और ये हाई टैक्स देते थे ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था? इन बेचारों के पास खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं, अब ये रोते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया कि तुम्हें टैक्स, बड़े लोगों को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, वो अपना कमाएंगे, तुम अपना कमाओ, वो अपना खाएंगे, तुम अपना खाओ, एक दूसरे में खाना नहीं छीनना है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बोला? यातायात को सरल कर दिया। पहले क्या था कि अगर किसी भी ट्रेडर को ट्रेड करना है, मतलब एक जगह से अपने सामान को दूसरी जगह पर भेजना है, तो बहुत ही लॉन्ग टाइम लगता था, टाइम बहुत ही प्रोसेस यहाँ पे हार्ड था। पहले यहाँ से जाओ इधर, फिर यहाँ पे टैक्स दो, फिर इधर से यहाँ टैक्स दो, इस तरीके से काफी हार्ड पड़ता था। तो यहाँ पे यातायात को भी इन्होंने क्या कर दिया? सरल कर दिया। यहाँ पे कई सारे बाईसाइकिल वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प इन्होंने करवाया। फिर इन्होंने एक मापन मुद्रा घोषित किया। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है, क्या कि इन्होंने एक मापन मुद्रा घोषित किया। पहले के टाइम पे यहाँ पे क्या होता था कि हर जगह अलग अलग करेंसी चलती थी। यहाँ पे सोनार चल रहा है, दिनार, फिर यहाँ पे रुपया, पैसा, डॉलर, यान, मतलब अलग अलग सी करेंसी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अभी की करेंसी बोली है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे समझ जाओ कि कुछ अलग अलग करेंसी चलती थी और सबकी मेजरमेंट अलग। हम यहाँ पे सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो वहाँ पे मिलीमीटर में नापेंगे, कोई वहाँ पे किलोमीटर में नापेगा, कोई वहाँ पे मीटर में नाप रहा है। तो यहाँ पे क्या मेजरमेंट सबकी अलग, करेंसी अलग, तो सबकी वैल्यूज भी अलग। अब समझो कि तुम लेके जा रहे हो 1000 किलो सामान, ठीक है,
और सामने वाले के यहाँ पे मेजरमेंट अलग है, वो कह रहा है कि भाई ये तो 100 ग्राम है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा लॉस होगा और उसका प्रॉफिट होगा, और हो सकता है कि वो कहीं बेचने जाए तो उसको 10 ग्राम मिले उसका, तो उसका भी लॉस होगा। तो इसके वजह से क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, एक मापन कर दिया, मेजरमेंट एक फिक्स कर दिया कि भाई ये 1 किलो चीज होती है, ये 1 किलो हर जगह होगी, ठीक है। और एक करेंसी को फिक्स कर दिया कि ये करेंसी हमारे यहाँ चलेगी, रुपया, पैसा, डॉलर, जो भी इन्होंने फिक्स की वो करेंसी यहाँ पर चलेगी। फिर शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यहाँ पे जो बेचारे गरीब लोग थे उनको बहुत ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। उन्होंने क्या बोला कि इतनी ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड हम बहुत ही कम रखेंगे, तुम्हें सिर्फ उतना देना है और बाकी अपने पास रखो, ठीक है। तो उन्होंने शुल्कों से मुक्ति दिलाई, टैक्स से बचा लिया। फिर नियंत्रणों को समाप्त कर दिया। मेन चीज यहाँ पर क्या आई, नियंत्रण, मतलब जो कंट्रोल थे उन लोगों के वहां पर ऊपर कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये तुम ये खा नहीं सकते, तुम यहाँ मंदिरों में नहीं जा सकते, मतलब जितने भी लिमिटेशन थे उन चीजों के ऊपर, वहां पे उन्होंने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो नेपोलियन ने इतने सारे चेंजेस किए। तो इतने सारे चेंजेस करने की वजह से वहां के जो लोग थे, वहां के लोग थे इसको क्या मानने लगे, मसीहा, ठीक है। कहाँ पे फ्रेंच के अंदर आया था, फ्रेंच के अंदर इतने सारे इन्होंने यहाँ पे चेंजेस कर डाले। तो फ्रेंच के लोगों को यहाँ पे क्या लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा भैया हमारा मसीहा है, यही हमें मुक्ति दिलाएगा, आजादी दिलवाएगा मोनार्की से, क्योंकि इस जैसे सारे लोग हैं तो भाई मोनार्की तो खत्म होगी, जाहिर सी बात है, ठीक। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि ये शेर की खाल में गीदड़ है, ठीक है, मतलब कि यही एक असली विलन है यहाँ पे नेपोलियन। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे रही है, कुछ ड्रॉबैक्स को भी हम देखेंगे। तो ये ड्रॉबैक्स इसमें क्या क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर भड़क पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको अच्छा लगा कि भाई इतने सारे अच्छे अच्छे नियम हैं, यहाँ पे मोनार्की, राजतंत्र खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा मसीहा है। और यहाँ पे और जगह जब ये बात पता चली तो और लोग, जो कंट्रीज के लोग थे और जगह के जो लोग थे, वो स्वागत कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे, आइए जी आइए नेपोलियन भैया आइए, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा नियम बनाइए, हमें भी राजतंत्र से छुटकारा दिलवाइए। तो कहता है जरूर हम आते हैं, स्वागत करो हमारा, ठीक है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, नेपोलियन की कुछ गलतियों की वजह से यहाँ पे वो क्या हो गया, हार गया यहाँ से। तो उन चीजों के बारे में पॉइंट देखेंगे क्या क्या गलतियां थी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नेपोलियन था उसकी क्या ड्रॉबैक रही है, क्या गलतियां रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, दुखी हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ड्रॉबैक में इसकी क्या है, राजनीतिक आजादी कम कर दी। वहां पे फ्रीडम तो दिया, लेकिन किस तरीके का फ्रीडम नहीं दिया, पॉलिटिकल फ्रीडम उन्होंने नहीं दिया, राजनीतिक आजादी नहीं दी। मतलब इसमें क्या है कि वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया कि तुम वोट नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से लोगों को, मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते, चुन नहीं सकते। तो राजनीतिक आजादी छीन ली इनसे, कर बढ़ा दिया, वही बात है चने के झाड़ पे चढ़ा के फिर गिरा देना वहां पर। पहले तो टैक्स इन्होंने क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, उसके बाद एकदम से इन्होंने फिर टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। फिर एक तीसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट की सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है कि जब किसी इंसान के प्रति, नहीं, सेंसरशिप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर तुम साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, आवाज तक नहीं उठा सकते, ठीक है। जैसे कि अगर लोग चाहे फ्रेंच के लोग वहां पे रिवोल्यूशन के लिए पेपर में छापना चाहें कुछ, या आंदोलन किसी तरीके का करना चाहे, किसी भी तरीके की नारेबाजी करना चाहे, तो उन्होंने उस चीज को भी रोक लगा देती। उस चीज को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप। ना ही उसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है, ना ही कुछ छाप सकता है, ना ही कुछ किसी से बता सकता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसको सेंसरशिप कहते हैं। तो उन्होंने सेंसरशिप लगा दी। फिर क्या है, जबरन लोगों को आर्मी में भर्ती करने लग गए। नेपोलियन की टीम ने क्या किया, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में भरना शुरू कर दिया। क्यों भरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों में जो गए थे वहां पे भी तो राज करना था। तो जब आर्मी बड़ी होगी तभी तो लोग देख के डरेंगे और उनसे फिर उसकी गुलामी करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, जबरन आर्मी के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं वजह की, इसी सभी ड्रॉबैक की वजह से जो लोग थे नेपोलियन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। और जब कोई नाराज होगा तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ रिवोल्यूशन करेगा, क्रांतिकारी लाएगा, ठीक है, विद्रोह कर देगा। उसके बाद ये तो हो गई इसके ड्रॉबैक। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा सेकंड पॉइंट जो है तुम्हारी बुक से, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन मिड 18th सेंचुरी नोन ए नेशन स्टेट।
18वीं शताब्दी तक यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट मतलब एक राष्ट्र नहीं था। यहाँ पर अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, जैसे हमारे आज के टाइम पे कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप, उस टाइम पे जैसे क्या था, एक हब्सबर्ग एम्पायर था, एक साम्राज्य था, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट कल्चर थे, आइडियाज थे, ट्रेडिशन थी, लैंग्वेजेस थी। मतलब कि अगर एक ही जगह पर अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं यहाँ पर, कोई इधर पंजाबी बोल रहा है, कोई इधर गुजराती बोल रहा है, कोई इधर मराठी बोल रहा है, कोई इधर बंगाली बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएगा। लोग वो सोचेगा ये मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ये सोचेगा मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, और सब आपस में लड़ जाएंगे, यूनिटी नहीं बन पाएगी। तो सेम यहाँ पर इस एम्पायर के अंदर, साम्राज्य के अंदर हो रहा था। इनके कल्चर्स अलग थे, कल्चर अलग तो ट्रेडिशन अलग, तो फिर उनकी लैंग्वेजेस अलग, और फिर उनकी आइडियाज भी अलग। तो इन 18th सेंचुरी के अंदर ये सारे डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही थी। तो उनके अंदर यूनिटी लाने का सोचा किसने? यहाँ पे तो इतने सारे भैया, जब डाइवर्सिटी होगी तो आदमी सोचेगा ना कि इसके अंदर हम यूनिटी कैसे लाएं। कई बार होता है ना, बच्चों की जब लड़ाई हो जाती है तो हम सोचते हैं कि कैसे दोस्ती करवाएं, कैसे दोस्ती करें। तो यहाँ पर वही सेम चीज होती है, कैसे यूनिटी लाएं। तो यूनिटी आती है, लेकिन कैसे आती है पहले हम इसको देखेंगे। 2.1 तुम्हारा पॉइंट है द एरिस्टोक्रेट एंड द न्यू मिडिल क्लास। हिंदी में इसका नाम है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो एरिस्टोक्रेट, कुलीन वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कैसे लोग हैं, अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत ही पैसा वाला। फिर होता है खुद की जमीन और घर है। भाई देखो सीधी सी बात है यार, जब पैसा है तो जमीन है तो अपना घर है, पैसा है तो सब चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, जमीन और अपना खुद का घर है, और पैसा है तो राजनीतिक तो अपनी जेब में, मतलब राजनीतिक आजादी है इनके, ठीक है, कि किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी अपना मेंबर चुन सकते हैं, इनको बिल्कुल फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम दे रखी है, तो राजनीतिक आजादी भी इनके पास। फिर खुद के समूह में ही विवाह करना, मतलब कि एरिस्टोक्रेट है तो एरिस्टोक्रेट कुलीन वर्ग में ही शादी करेंगे, किसी दूसरे धर्म जात के अंदर ये शादी नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खुद के ही समूह में विवाह करते थे। और इनका मानना था कि जो बड़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। बड़े लोगों की क्या पहचान है, फ्रेंच बोलना, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। फिर इनका जो लाइफ स्टाइल था बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि अगर अमीरों के अंदर चेंजेस हो गए तो फिर वो अमीर पता नहीं चलेगा अमीर कौन है, गरीब कौन है। तो ये सब एक ही लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे। अच्छा तू धोती कुर्ता पहनेगा, अपन भी धोती कुर्ता, तू कोट पहनेगा, अपन भी कोट पहनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक लाइफ स्टाइल ये फॉलो करते थे, ठीक। तो ये तो हो गई भाई कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेट की बात। अब हम यहाँ पे देखते हैं पीसेंट किसान वर्ग। पीसेंट किसान वर्ग के अंदर यहाँ पे जो बेचारे हैं वो है हमारे गरीब लोग, ठीक है। गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत ही कुछ ही जमीन, थोड़ी सी जमीन है, और कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, ठीक है। वो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। दूसरे कौन, ये बड़े लोग, एरिस्टोक्रेट, कुलीन वर्ग, इन्हीं की जमीन पे बेचारे सब जाके काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके थोड़ी बहुत पैसे कमाते हैं। ये संख्या में कैसे थे, इनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, संख्या में अधिक थे। और एरिस्टोक्रेट जो कुलीन वर्ग थे इनकी मेजोरिटी बहुत ही कम थी। लेकिन इनके पास पैसा है तो पावर है, इन बेचारों के पास पैसा नहीं है तो पावर नहीं है। संख्या में ज्यादा होने से मतलब नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे अगर पैसा वैसा नहीं है तो ये शक्तिशाली नहीं थे, मतलब पावरफुल नहीं थे। इनके पास किसी भी तरीके की फ्रीडम, पॉलिटिकल कुछ भी तरीके की पावर्स नहीं थी, ठीक है। तो ये तो हो गए कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। लेकिन यहाँ पे कौन नया यहाँ पे इंसान आता है, तो न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। कौन आता है यहाँ पे, न्यू मिडिल क्लास, मध्य वर्ग आता है। तो मध्य वर्ग कौन थे, जो ना ही अधिक अमीर थे और ना ही ज्यादा गरीब थे। जैसे कि हम सब जो आते हैं ना ज्यादा अमीर है, ना अंबानी है, ना ही ज्यादा बिल्कुल फकीर गरीब है। यहाँ पर हम कैसे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम ना ज्यादा अमीर ना ही ज्यादा गरीब। और फिर कैसे होते हैं भाई, मिडिल क्लास की बहुत ही कॉमन पहचान है, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए मिडिल में ही रह जाते हैं। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर क्या है, मिडिल में रह जाते हैं। मोस्टली तुम बिजनेसमैन को आज के टाइम पे देखोगे बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं, कोई चाय बेच के, तो कोई बड़ा पाव बेच के, या कुछ अलग अलग अंबानी की तरह। यहाँ पे माइंड सेट होना चाहिए बिजनेस का। तो यहाँ पर कैसे लोग हैं, पढ़े लिखे अक्सर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब यहाँ पर आइडिया इन तीनों में से किस में आइडिया आता है कि भाई हमारा नेशन स्टेट होना चाहिए, तो पढ़े लिखे लोग कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। तो इनके पास आता है आइडिया किस चीज का, कि हम बनाएंगे एक नेशन यूनिटी, नेशन स्टेट।
एक राष्ट्र जिसके अंदर सभी के लिए सेम कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, लैंग्वेज होगा, सबकी सेम आइडियाज होगी। आइडियाज होती सेम नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी यूनिटी तो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया के अंदर सबकी डिफरेंट डाइवर्सिटी तो है, लेकिन अगर किसी भी एक ट्रेडिशन के अंदर चल जाए तो उनका सेम कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, तो एक यूनिटी तो वर्क कर रही है। पूरे इंडिया भर में हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, जैसे कि ठीक वैसे उन्होंने क्या कर दिया, एक लैंग्वेज को फिक्स की, एक कल्चर एक्सेप्ट किया, एक ट्रेडिशनल कॉमन कर दिया, और एक फिर आइडिया कि सभी यहाँ पे पूरे फ्रेंच के अंदर कैसे लोग होंगे, सॉरी यूरोप के अंदर कैसे हैं, सेम कल्चर होना चाहिए लोगों का, सेम ट्रेडिशन होना चाहिए और सेम लैंग्वेज होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर क्या बन पाएगा, नेशन यूनिटी, नेशन स्टेट बन पाएगा, वरना अगर डिफरेंट है तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आइडिया आया। अब इन्होंने इन आइडिया पर क्या क्या वर्क किया, उन चीजों को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मध्य वर्ग के जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पर फ्रीडम लाने के लिए, लोगों के बीच में नेशन स्टेट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज यहाँ पे वर्ड यूज किया है, लिबरलिज्म, जिसका हिंदी में मतलब होता है उदारतावाद। उदारतावाद मतलब कि स्वतंत्र विचार, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, एकदम स्वतंत्र, फ्री होनी चाहिए, कि हम सब एक तरीके की भाषा, लैंग्वेज वगैरह यूज करें। तो उनके लिए जो है यहाँ पे ऊंचा नीचे का जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमारे दिमाग से हटानी पड़ेगी। तो यहीं पर मिडिल क्लास लोगों ने यही चीज किया था कि कुलीन वर्ग को समाप्त कर दिया था। जो एरिस्टोक्रेट थे, कुलीन वर्ग थे, बड़े लोग, उनको समाप्त कर दिया, हटा दिया था, मतलब मार नहीं दिया था, वहां से उनकी वैल्यूज को बिल्कुल कम कर दिया था, बिल्कुल ही जीरो कर दी थी। फिर सेकंड पॉइंट है लोगों द्वारा सरकार का बनना। पहले जो सरकार बनती थी, गवर्नमेंट बनती थी, वो कौन बनाता था, यहाँ पे एरिस्टोक्रेट बनाते थे, कुलीन बड़े लोग बनाते थे, क्योंकि सारा पावर किसके पास था, पूरी की पूरी पावर यहाँ पे एरिस्टोक्रेट कुलीन वर्ग के पास थी। लेकिन जब ये हट गए तो यहाँ पर गवर्नमेंट का सिलेक्शन कौन करेगा, आम जनता, सभी लोग मिलकर करेंगे। फिर एकल हित का अधिकार, मतलब कि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ अधिकार स्वयं के होंगे, जिसके आज के टाइम पे हम जैसे मौलिक अधिकार जानते हैं भारत के, ठीक उसी तरीके से इनके पास भी कुछ एकल अधिकार होंगे। फिर कानून के लिए सभी समान, जो हमने पहले पढ़ा था, कानून की नजर में सभी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी तो इक्वालिटी आएगी। वरना कानून कहेगा भाई तू अमीर है, तू अच्छे से रह, तू किसी को भी कुछ भी कर, हमें तेरे से मतलब नहीं, और यहाँ पे कोई बेचारा गरीब है, कुछ कर भी नहीं, चल तू जेल में चल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कानून के लिए कैसे होने चाहिए, सभी समान रूप से होने चाहिए। उच्च वर्गों के विशेष छूटों पर पाबंदी। क्या होता था कई बार कि जो उच्च वर्ग, मतलब कि जैसे चर्च था, चर्च के अंदर जो पादरी, फादर वगैरह जो होते थे, उनको स्पेशल छूट दिया जाता था बाय बर्थ, जन्म से उनके पास स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल पावर हुआ करते थे। लेकिन मिडिल क्लास लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इनके उच्च वर्गों के जो विशेष छूट थे, स्पेशल फ्रीडम थी, उसको खत्म कर दिया। क्लास लोगों ने यहाँ पे नियम तो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे कुछ समस्या हो गई कि इन्होंने जो है महिलाओं और गरीब पुरुषों को छूट नहीं दी वोट देने का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो महिला है वो वोट नहीं दे सकती, और जो गरीब लोग हैं वो भी वोट नहीं दे सकते। और दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर थे, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान बेचने ले जाने जो जाते थे, उनको बहुत ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे तुम्हारी बुकों में दे रखा है, एक जगह का नाम है हब्सबर्ग और एक है न्यूरबर्ग, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई ट्रेडर, व्यापारी सामान बेचने अपना जा रहा है तो कितने का टैक्स देता था, हर जगह 5-5% के हिसाब से टैक्स देता था, ठीक है। और कितने टैक्स वैल्यू थे, 11 जगह पे उसे टैक्स देना पड़ता था। टैक्स वैल्यू का मतलब उसे 11 जगह पर टैक्स देना पड़ता था। तो सोचो 5% के हिसाब से अगर 11 जगह पे देगा तो 11×5 = 11×5 = 55, तो 50% तो बेचारे का ऐसे ही लॉस हो गया, तो बेचारा क्या कमाएगा, क्या खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ देखो, महिला जो थी और गरीब पुरुष, इनको तो वोट देने का अधिकार नहीं, तो ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। प्लस में जिन व्यापारियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बेचारों की मेहनत, ऊपर से टैक्स और देंगे इतना ज्यादा, तो उनको तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है। तो इनमें विरोध करने से फिर से क्रांतिकारी आएगी, तो फिर से क्रांतिकारी के बाद क्या आएगा उसको हम देखेंगे। फिर यहाँ पर आता है 1834 डेट, जिसके अंदर कस्टम यूनियन को बनाया गया, जिसका नाम क्या बना रखा गया है, जोरवर्ग,
ठीक है, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, प्रूसिया, और उसके बाद और भी जर्मन के स्टेट ज्वाइन उसको करते चले गए। अब इनमें क्या था, इसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी ना, उन्हीं को इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्या क्या प्रॉब्लम थी, ज्यादा टैक्स देते थे उसको बंद कर दिया, अलग अलग करेंसी चलती थी। अब तुम 11 जगह जाओगे ना तो अलग अलग करेंसी चलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से तुम इधर जाओ, मान लो इंडिया से इधर तुम्हारा चल रहा है जापान में येन, फिर चाइना के अंदर चाइना की करेंसी, फिर डॉलर, फिर रुएन करके, फिर इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे करेंसी चल रही थी, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूज भी चेंजेस होते रहते थे और जो ट्रेडर्स व्यापारी है उन्हें अपनी करेंसी बार बार चेंज करनी पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो मुद्रा होती थी उसको कम करके सिर्फ 2 तरीके की करेंसी बना दी, 2 तरीके की मुद्रा बना दी। फिर सबसे मेन चीज इन्होंने रेलगाड़ियों को लाया, रेलगाड़ी बनाने यहाँ पे शुरू कर दी, ट्रांसपोर्ट, ताकि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रेडर जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए, ट्रेड करना इजी हो जाए। तो इस कब हुआ ये सब, 1834 के अंदर, और उसका नाम क्या था, जॉर्वन। ठीक है, उसके बाद एक नया आता है 2.3 के अंदर, अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1850। यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। हमने अभी पढ़ा था कि नेपोलियन यहाँ पे आया था, नेपोलियन ने कुछ ड्रॉबैक, कुछ गलतियां रही थी जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ लोगों के नापसंद होने की वजह से यहाँ पर नेपोलियन से जो लोग खुश नहीं थे, उनके साथ कुछ और थे जो इनसे नेपोलियन से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, और वो थे हमारे मोनार्की वाले लोग। जो कन्वर्टिज्म जो वर्ड है, एक रूढ़िवादी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रूढ़िवादी, जो पुरानी सोच रखते हैं कि पुरानी चीजें जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, नई चीजें चेंजेस हमें नहीं चाहिए, उसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, रूढ़िवादी। तो कुछ वो लोग थे मोनार्की वाले जो कह रहे थे कि नेपोलियन ने जो किया है, चेंजेस किए, उसको हम दोबारा अपनी पुराने टाइम की चीजों के साथ बदल देंगे। तो यहाँ पे नेपोलियन का जो रूल हुआ था, कब से हुआ था, 1799 से, और कब लास्ट हुआ था तो 1815 में। कैसे एंड हुआ, तो उसकी हो गई भैया लड़ाई। किसके साथ लड़ाई हुई, नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया। बेचारे अकेले को 4 लोगों ने मिलके मारा यहाँ पे। ठीक है, और इस लड़ाई का नाम क्या था, बैटल ऑफ वाटरलू। क्या नाम था इस बैटल का, बैटल ऑफ वाटरलू। और इसके अंदर आप सोचो, इधर अकेला बेचारा और इधर 4 लोग, तो बेचारा हारेगा ही हारेगा। तो नेपोलियन यहाँ पे क्या हो गया, हार गया हमारा। ठीक है, नेपोलियन हार गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म जो लोग थे, ये 4 कंट्रीज थे, वो 4 कंट्रीज जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं उन सबको दोबारा से चेंज कर देता है और फिर से मोनार्की सिस्टम वापस ले आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब नेपोलियन उन 4 कंट्री से हार गया तो उन 4 कंट्री कैसे थे, रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे। तो उन्होंने नेपोलियन के द्वारा जितने भी चेंजेस किए थे मोनार्की को हटाने के लिए, उन सभी 4 कंट्री ने वो सभी वापस ले आए, मोनार्की वापस ले आए, ऑटोक्रेट्स ले आए, कुलीन वर्ग, छोटी जात, बड़ी जात, फिर टैक्स को बढ़ा दिया। मतलब हर तरीके से जितनी भी चीजें खत्म हो गई थी वो सारी चीजें वापस लेके आ गए। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमें याद रखना है, उन्होंने एक ट्रीटी, संधि, यहाँ पे एग्रीमेंट जिसको हम कह सकते हैं आज की भाषा में, तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था जिसका नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ वेना 1815 के अंदर, 1815 के अंदर वेना संधि यहाँ पे साइन किया था 4 कंट्री ने मिलके। क्या था, उसको होस्ट कौन कर रहा था, तो ड्यूक मार्चिन करके एक इंसान है यहाँ पर जिन्होंने इस चीज को होस्ट किया था। अब इसमें क्या क्या ट्रीटी के अंदर था, मेन चीज है हम उसको देखते हैं। इन्होंने बूर्बोन वंश को सत्ता से हटा दिया, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में हम फ्रांस को और बड़ा कर सके और बड़ा देश बना सके। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया। नॉर्थ साइड में किसको रख दिया यहाँ पे इन्होंने उठा के, नीदरलैंड को। साउथ में, दक्षिण में किसको रख दिया, पिडमोंट, ये सब जगहों के नाम है। पिडमोंट में जिनेवा को रख दिया, जोड़ दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली के साथ सौंप दिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी इटली में कौन नियंत्रण करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, तो ऑस्ट्रिया करेगा। फिर रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। रूस को क्या दे दिया, पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया कि जाओ ले जाओ मजे करो। फिर नेपोलियन ने जो 29 राज्यों का जो एक जर्मन महासंघ बनाया था, सिर्फ उसको छोड़कर ये 4 कंट्री ने सब कुछ चेंज कर दिया। सिर्फ इस चीज को छोड़कर 39 जो उन्होंने एक बड़ा सा यूनियन बनाया था, बस इसको छोड़ के सब चीज इन्होंने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया, मोनार्की सिस्टम आ गया, ऑटोक्रेट्स आ गया। ठीक है, राजतंत्र और
कुलीन वर्ग आ गया। अब इससे क्या है कि जो फ्रीडम वाले जो लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे जो राष्ट्रवाद जो लोग थे, उनमें क्या हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब उन्हें तो पकड़ पकड़ के मारा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे रिवोल्यूशंस के साथ क्या हुआ, रिवोल्यूशनरीज के साथ क्या हुआ, क्रांतिकारी के साथ 1815 यहाँ पे खत्म हो गई थी बात। तो 1815 के बाद क्या हुआ कि जो हमारे रेबलर नेशनलिज्म जो लोग थे, जिन्हें आजादी प्रिय पसंद था, वो क्या हो गए बेचारे, अंडरग्राउंड जाके कहीं छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए। और फिर वहां से अंडरग्राउंड हो गए, उन्होंने क्या किया, सीक्रेट ग्रुप्स बनाने शुरू किए, जिसको हिंदी में हम गुप्त संगठन कहते हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट ग्रुप बनाए और सभी लोगों को जोड़ना उन्होंने शुरू किया, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना हमें, जिसेपी मेडसिन करके यहाँ पे एक हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं इसके लिए, जिन्होंने यहाँ पे कई सारे उसमें सीक्रेट ग्रुप्स के साथ काम किया है। ठीक है, तो ये कौन है, इनका 1807 के अंदर जिनेवा में जन्म हुआ था। ये कहाँ के रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, तो इटली के, कहाँ के थे, इटली के क्रांतिकारी थे। इन्होंने कार्बोनेरिया गुप्त संगठन के ऑलरेडी सदस्य थे। किसके सदस्य थे, कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य थे। इन्होंने 2 और गुप्त संगठन बना रखे थे, जिसमें पहले का नाम क्या था, मार्सेई के अंदर यंग इटली, यंग इटली नाम है और ये जगह है। मार्सेई के अंदर का किस नाम से बनाया था इन्होंने, यंग इटली के नाम से बनाया था। फिर बर्न के अंदर किस नाम से बनाया था, तो यंग यूरोप के नाम से 2 मेन बनाए थे। ठीक है, और इनका मानना क्या था कि एक दिन इटली का एकीकरण होगा, एक दिन इटली का क्या होगा, सब पूरी इटली जो बढ़ चुकी है, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये जो बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे सब आपस में इटली पूरी एक कंट्री बन जाएगी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।